हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 2। उम्मीद है कि सेट नंबर 1 आपने अच्छे से देखा होगा और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी कि आपको किस तरह से क्या करना है आगे के प्रिपरेशन के लिए। तो उस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन आप ले लोगे। ठीक है, तो आपको इस बार पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए, ना कि नॉलेज के लिए। नॉलेज तो आपके पास बहुत सारा है ही, वो तो नो डाउट, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना होगा ताकि सिलेक्शन लेना है, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पत्र या पत्रिका के माध्यम से वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी थी। 11 सूत्रीय मांग इन्होंने वायसराय इरविन के समक्ष किस पत्र या पत्रिका में रखा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यंग इंडिया। इन्होंने 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 सूत्रीय मांग रखा था, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो यंग इंडिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। 1919 में दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन के अध्यक्ष किससे चुना गया? दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रहेगा। 1919 में जो ये आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी हुई थी, इसका बैठक न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। लेकिन अगर आपके एग्जैक्ट डेट पूछ जाए कि 1919 में कब, तो नवंबर 1919, ध्यान रखिएगा, 23-24 नवंबर 1919। ठीक है, नेक्स्ट वन। सन 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई। कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई? यानी जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35% की। चलिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं एक्चुअली हुआ क्या। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती जो मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन में वृद्धि की मांग की थी, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन की वृद्धि के लिए ही तैयार हुए थे। सूती मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल किए। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और श्रमिकों को 35% वेतन में वृद्धि मिली थी। यानी उनकी जो मांग थी 50% वृद्धि करने की थी, लेकिन जो मिल मालिक था सिर्फ 20% के लिए ही एग्री हो रहा था। तो इसके बीच में जो कि हड़ताल हुआ और फाइनल रिजल्ट जो आया वो 35% की वृद्धि हुई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में व्हाइट गुड्स क्या है? व्हाइट गुड्स क्या होता है? व्हाइट गुड्स ध्यान रखिएगा, बड़े घरेलू उपकरणों को कहा जाता है व्हाइट गुड्स। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। जैसे आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो जाता है, स्टोव, फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन, तो इन सभी चीज़ों को, बड़े घरेलू उपकरणों को व्हाइट गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के अंतर्गत ये पड़ता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें सभी टाइगर रिजर्व को कवर किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वैगा जनजाति, वैगा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से है, वैगा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से पूछा रहा है। वैसे तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शंस दिख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे वैगा आदिवासी मध्य प्रदेश के मुख्यतः 3 जिलों मांडला, शहडोल और बालाघाट में पाए जाते हैं। इस दृष्टि से वैगा मध्य प्रदेश के मूल आदिवासी भी कहे जाते हैं। इसके अलावा भी इसके आसपास के जो भी राज्य हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो सही आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि पुट आउट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पुट आउट शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और यहाँ पे बेसबॉल से रिलेटेड और भी जो शब्दावली है, खेल शब्दावली, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पिचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइकर, पुट आउट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज कहते हैं, आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कृष्णदेवराय के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि कृष्णदेवराय की 2 रचना कौन कौन सी है?
दो रचना कौन सी है? तेलुगु में एक रचना इनकी और एक संस्कृत में रचना है। दोनों का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? इस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। पंचायती राज विषय है, किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज, तो ध्यान रखना है पंचायती राज जो है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, बताइए किस पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? तो सही आंसर अगर हम बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल रहा 1974 से 78 तक, अपने इस कार्यकाल से एक वर्ष पहले ही इसको समाप्त करके इसके जगह पे रूलिंग प्लान स्टार्ट किया गया था। ये सब चीज़ आपको पता होगा। पंचायती राज पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमारे चैनल पे 3-4 वीडियो आपको मिलेंगी जो कि आप देख करके अच्छे तरीके से आप अपने इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव बताइए कि किसने किया था? तो सही आंसर क्या होगा? अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास ने किया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलीपुर बम मामले को हम और भी अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास द्वारा अरविंद घोष का बचाव किया गया। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अलीपुर बम मामले की साजिश जो 1908 में हुई थी और इसे हम लोग मणिक टोला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जानते हैं। हो सकता है कि पेपर में अब अलीपुर बम षड्यंत्र ना लिख करके ये नाम लिख दिया जाए, थोड़ा सा अगर ये लिख देगा तो पेपर टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर मतलब एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को नाम याद रखिए, हो सकता है ये आपके लिए नया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि 1767 से 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर जो युद्ध था किसके द्वारा समाप्त हुआ? कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो पहला जो मैसूर का युद्ध था 1767 से 69, ये मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ। नाम याद रखिएगा, मद्रास की संधि, जो कि 4 अप्रैल 1769 को ये मद्रास की संधि हुई थी, याद रखना है। दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष आरक्षण प्रणाली होता है। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप इस तरह का सेट चाहते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ, वैल्यूएबल क्वेश्चंस के साथ, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो बस आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। कैस्पियन सागर में नहीं लगती है, यानी कि इस देश की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील ही है और इसे सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से इसको सागर का नाम दे दिया गया है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि कैस्पियन सागर की जो सीमा वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो टोटल 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक होता है आपका रूस हो जाता है, रूस, और एक हम और ले लेंगे जिसको हम लोग ईरान कहेंगे, ठीक है, ईरान। लेकिन यहाँ पे आर्मेनिया से कोई रिलेटेड नहीं है, इस वजह से ऑप्शन हमारा सही होगा ए, जो कि गलत हो जाता है, यानी कैस्पियन सागर से आर्मेनिया की सीमा साझा नहीं होती है, ऑप्शन ए। अगला है कि अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अतिचालक 2 पॉइंट से, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा अतिचालक के संदर्भ में। पहला पॉइंट है कि अतिचालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है, यानी बहुत ही कम प्रतिरोध हो जाता है, उसको हम लोग निम्न प्रतिरोध कहा जाता है अतिचालकता, ठीक है। इसकी खोज 1911 में कैमरलिंग ओन्स, ठीक है, कैमरलिंग ओन्स ने की थी, ये भी बिल्कुल सही 1911 में किया गया था। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी शब्द जो है दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था कौन सा पद या शब्द?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी बरीद। बरीद बिल्कुल सही आंसर होगा। एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? एकता जो शब्द आप देखते हैं, एकता शब्द जो स्टार्ट किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसके मतलब इसका अर्थ होता था कि वेतन के बदले किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना, ये होता था एकता प्रथा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, और इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी 1885 में। नेक्स्ट वन है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी माहम आंग। माहम आंग जो थे इन्होंने कराया था। अगला है कि कदाड़ा जो बांध है, कदाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? कदाड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये माही नदी पर बनाया गया, ऑप्शन बी होगा। गुजरात में, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कदाड़ा बांध है ये कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में महिसागर जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि कदाड़ा बांध भारत के गुजरात राज्य के महिसागर जिले में मही नदी पर बना हुआ है। मही नदी यानी माही नदी पर इसका निर्माण 1979 से 89 के बीच हुआ था। इससे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करा जाता है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी बताइए पाई जाती है। सुंदरी पेड़ों की प्रजाति है, ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और ये मैंग्रोव वन में देखने को मिलेगा, मैंग्रोव वन। अब अगला प्रश्न है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? दीवाने वकूफ़, तो दीवाने वकूफ़ सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दीवाने वकूफ़ भारत के इतिहास में सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय की कागजात का देखभाल करना होता था। यह वजीर के अधीनस्थ होता था, यानी वजीर के अंडर में ही ये होता था। नेक्स्ट वन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? एक होता है आरंभ की थी और एक होता है सबसे ज़्यादा भूमि किस वंश ने दिया था। तो स्टार्ट तो किया गया था सतवाहनों के द्वारा, ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा स्टार्ट की गई थी सतवाहन के द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूमि अनुदान दिए गए वो गुप्त वंश के समय में दिए गए थे, यानी गुप्त के समय में दिए गए थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? मराठा राज्य संघ या फिर मराठा मंडल की स्थापना जो किस पेशवा के समय में हुई थी? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये आपको कई बार बताया गया, इसका मैंने बहुत बार ट्रिक भी आपको बताया कि अलकनंदा भागी किसके साथ? देव के साथ। अलकनंदा भागी देव के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में, जहाँ गंगा बनती है। अगला सवाल यह है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की। इस आयोग का गठन जो है यानी 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल जो कि पिछली बार क्वेश्चंस पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा, यह है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक वंचाट के विरोध में। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कब पेश किया गया था? तो डेट के साथ पूछा गया था, सितंबर 1932, याद रखिएगा, सितंबर 1932। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अब आप आगे से पढ़ेंगे तो उनको डेट के साथ याद रखिए, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही कि सिर्फ आपको 1932 पूछा जा रहा है। अब डेट एग्जैक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, अगस्त देखने को मिलेगा इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं? तो सही आंसर बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए। शुक्र ग्रह यानी वेनस जो प्लैनेट है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट दिए, तीनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह, यानी सूर्य के बाद दूसरा ग्रह, पहला तो आपका मरकरी आता है बुध, दूसरा आपका शुक्र है, तो पहला पॉइंट सही है। सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है कि सौरमंडल में अगर हम ग्रहों की उनके क्रम की बात करें, यानी बड़ा से लेकर के छोटा के देखा जाए तो छठा सबसे ये आएगा शुक्र ग्रह। ये आकार में करीब करीब पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? तो मिताक्षरा पुस्तक को लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर है, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन देखने को मिलते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलता है। देखिए भूमध्य रेखा क्या होता है, बीचों बीच से जो इक्वेटर आपका 0 डिग्री उसको, और इसके उत्तर में 5 डिग्री से लेकर के दक्षिण में 5 डिग्री अगर हम बात करें तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो वन देखने को मिलता है ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? यानी घास के जो मैदान देखने को मिलते हैं वो वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने नोट्स और साथ ही साथ आपका वीडियो दोनों प्रोवाइड कराया हुआ है। आप वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, और नोट्स आए तो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं आप वहाँ से पढ़िए, जितने भी टॉपिक्स उसमें आपको नोट्स में दिए गए हैं उस टॉपिक्स को बस पढ़ लीजिए यार, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 से 3 साल में जो भी मतलब 2446 से लेकर के 2213 तक जो भी हमने पेपर में देखा हुआ है उस सभी का नोट्स उसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो बस आपको करना है कि टाइम टू टाइम अपना नोट्स को रिवाइज करते रहना है, टॉपिक को निकालिए और टॉपिक को नोट से पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आता है आपका दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका में भी 2 चीज़ आता है। पहला तो आपका एक आता है सवाना, ठीक है, सवाना भी घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका से है, और वेल्ड भी आपका हो जाता है यहीं से। तो वेल्ड जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये याद रखिएगा। जबकि सवाना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा रहा है वो याद रखना है, ठीक है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो फिलहाल सही आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि झूम क्या है? झूम है एक प्रकार का, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि झूम जो होता है वो एक प्रकार का कृषि का स्थानांतरीय रूप होता है। पहले क्या होता है कि जलाते हैं साफ करके, उसके बाद उस पर भूमि मतलब उसकी खेती की जाती है। तो एक प्रकार का खेती का ही प्रकार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ज़्यादातर जो झूम कृषि है वो कहाँ पर होता है? उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे नागालैंड जो राज्य हुआ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरकॉन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? चेरकॉन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं हम लोग, बांस नृत्य। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कहाँ पर? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, 352 अनुच्छेद में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 352। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? आई होप कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं
251 लाइक्स का। ठीक है, कल तो हमने 299 रखा था, लेकिन आज 251 ही लाइक्स का रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी ज़रूर पूरा करेंगे। तो देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी आयंगर जो है, इनके रिपोर्ट पर आधारित था। तो सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। ये प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, आरटीआई एक्ट, बताइए कि कब के तहत प्रत्येक नागरिकों को एक विधिक अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी आरटीआई जो आपका अधिनियम है वो आपको बताना है। तो आरटीआई देखिए, यहाँ से दो प्रश्न बनता है। पहला कि एक पारित कब हुआ और एक लागू कब हुआ। तो 2005, दोनों में 2005 ही होगा। आरटीआई अधिनियम 2005 जो है पारित हुआ था 15 जून 2005 से ये पारित हुआ। लेकिन अगर लागू कहा जाए तो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से ये आपका आरटीआई लागू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के संदर्भ में यहाँ पे कुछ लिखा गया, उसको पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, बिल्कुल सही भी है। स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसके कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। तुर्कान चहलगानी, 40 सरदारों का गठन था जिसको तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन बनाया। लेकिन इसको समाप्त बलबन ने किया था, तो वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट इसने किया, तो ये सही है। तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होता है, इस वजह से हम डी को टिक करेंगे कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। खिलजी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। खिलजी वंश के संदर्भ में तो ध्यान दीजिए, खिलजी वंश की स्थापना जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी यानी यहाँ पे ये तो सही है। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज़ खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी सही है। फिरोज़ खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किलोखरी में फिरोज़ खिलजी की हत्या कर दी। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन किलोखरी में नहीं। फिरोज़ खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने तो किया था, लेकिन कहाँ पर? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर, किलोखरी में नहीं। बस इस पॉइंट की वजह से थर्ड पॉइंट हमारा गलत है, लेकिन ये डेट सही था। 22 अक्टूबर 1296 को वो दिल्ली का सुल्तान बना था। तो सही क्या होगा? 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन हम डी पे टिक करेंगे। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को वो स्वीकृति मिली थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप ले लिया था। तो ये चीज़ याद रखना है। अगला है उपसौर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो उपसौर की बात करें तो देखिए, अगर हम ये हमारा क्या है? सूर्य मान लेते हैं, सन, और सन के चारों तरफ क्या है? जो कि पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी यहाँ पर है, क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा घूमता रह रहा है ना सूर्य के चारों तरफ, तो इस तरह से होगा पृथ्वी का मूवमेंट सूर्य के चारों तरफ। तो अगर मानते हैं कि पृथ्वी हमारा यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, तो एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच डिस्टेंस सबसे ज़्यादा तो यहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, यही आप मान के चलोगे ना। और अगर सबसे नज़दीक डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पे होगा, राइट। तो अगर उपसौर की बात की जा रही है तो पूरे साल में अगर हम देखा जाए तो उपसौर की बात करते हैं तो उपसौर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। उपसौर भी अपसौर भी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ये पॉइंट हमारा गलत है, क्योंकि
पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम जो दूरी होती है, यानी जो आप डिस्टेंस अधिकतम देख रहे हैं, इसको हम लोग अपसौर कहते हैं, अपसौर। और उपसौर सबसे नज़दीक की दूरी को कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। और यह स्थिति प्रत्येक 4 जुलाई को होती है, यानी जो उपसौर की स्थिति है वो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होता है, यानी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। तो ये पॉइंट आपका फिर से गलत हो गया। तो सही क्या हुआ, कथन कौन सा सही है? तो सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही आपका सही होगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? खैबर का सफल परीक्षण किया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। ईरान बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ है, डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई प्रमुख चुनी गई हैं? डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो डिल्मा रूसेफ है, इसका संबंध हो जाता है ब्राज़ील से। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राज़ील से। एनडीबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014, ये डेट याद रखना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि हिंदूफोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला चूंकि अमेरिकी राज्य बन चुका है, जॉर्जिया। ऑप्शन ए, जॉर्जिया। नेक्स्ट, तुर्की की मंजूरी के बाद, तुर्की नहीं कहेंगे, तुर्कीये कहते हैं, ठीक है, तुर्कीये। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बन चुका है? 31वां नाटो सदस्य बन चुका है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड सही होगा। किस देश ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया? ताइफा फर्स्ट को लॉन्च किया गया केन्या के द्वारा, केन्या। ऑप्शन ए होगा सही आंसर, केन्या। केन्या की राजधानी क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है कि किन 3 देशों के बीच हाल ही में मोसी 2 नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? मोसी 2 नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, बताइए किन देशों के बीच? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन, इन 3 देशों ने मिलकर के मोसी 2 नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। OSJED चैनल को अपना गांठ बांध करके रख लीजिए और इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दूंगा कि उसका स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना कैसे है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।